हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में, जो आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 से आते हैं, और खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाते हैं और ये रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में बच्चों आप लोग को इस चैप्टर 1 से, जिसका हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आप ये चैप्टर को पढ़े होंगे और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को और ट्राई कीजिएगा खुद से, क्योंकि सारे आंसर्स को हमने क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। ठीक है, जिससे कि पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, और याद करने में भी क्या होगा, बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चैप्टर 1 का, जिसका हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पूछ रहा है क्या कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि दुनिया में, वर्ल्ड में कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। क्या है, 7 महादेश है, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स है। अगर बात करें पहला जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसे बोलते हैं, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है यूरोप, पांचवा है एशिया, छठा है क्या, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां क्या है, अंटार्कटिका। तो ये पूछ रहा है हमसे क्या कि जो इटली और जर्मनी देश हैं ये कौन से महादेश में आते हैं। तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, और चौथा है पश्चिमी एशिया। तो इसमें से आपको चूज करना है। तो जैसा कि आप जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये यूरोप की हिस्ट्री है। किसकी हिस्ट्री है, यूरोप, यानी कि यूरोप का। यहां हेडिंग से आप ये समझ सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो जो इटली और जर्मनी है वो किस देश के किस महादेश के देश हैं, तो ये यूरोप महादेश के देश है। किस महादेश के देश है बच्चों, ये यूरोप महादेश के देश हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में। और नेपोलियन की मृत्यु के बाद जितने भी पुरातन व्यवस्था को चाहने वाले लोग थे, जो जितने भी राजवंश थे जिनकी सत्ता नेपोलियन ने क्या कर दिया था, उखाड़ के फेंक दिया था, उन सभी ने मिल करके नेपोलियन की हार के बाद क्या किया था, एक मीटिंग बुलाया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और उसी को क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वियना कांग्रेस। तो पूछ रहा है क्या कि फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना की गई, वियना कांग्रेस के द्वारा। तो आपको पता होगा कि यहां पे बुर्बो वंश का, किसका, बुर्बो वंश। ऑलरेडी जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, 1789 में बच्चों, जो 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें भी किस वंश का शासन चलता था, तो बुर्बो वंश का शासन चलता था। और 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई, उसके द्वारा भी फ्रांस में किस वंश की सत्ता स्थापित की गई, तो बुर्बो वंश के ही जो वंशज थे उनको फिर से सत्ता पे क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको पता होगा कि मेजनी जो है वो बहुत ही क्या है, एक तरीके के रिवॉल्यूशनरी थे। तो उनका संबंध किससे था बच्चों, तो उनका संबंध अगर हम देखें तो कार्बोनारी से था। किससे था, कार्बोनारी से। ठीक है, आप लोग आंसर किए भी होंगे, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किसका, तो मेजनी का जो क्वेश्चन है वो मेजनी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनारी संस्था से था। किससे था, कार्बोनारी संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन थे। यानी कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय कौन सा ऐसा देश था जो इनके विरुद्ध था, इनका एकीकरण होने में क्या था, बाधक का काम कर रहा था। तो वो था बच्चों, अगर आप आंसर देखिएगा तो वो कौन था, वो था ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया जो
जो है वो इटली और जर्मनी के विरुद्ध, एकीकरण के विरुद्ध क्या था, ये बाधक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या सेनापति नियुक्त किया था, या फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो आपको पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था बच्चों? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। अगर हम बात करें गैरिबाल्डी की, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपसे पूछ रहा है कि बताइए गैरिबाल्डी क्या सिपाही था, जमीन किसान था, जमींदार था, या नाविक था? तो आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को, तो उसमें क्या था? गैरिबाल्डी एक नाविक का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? नाविक का काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? हमसे पूछा है क्या कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या लुई 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन 2 ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था? किसने किया था? आप आंसर कीजिए, आप आंसर कीजिए, बताइए किसने किया था। तो आपको पता होगा कि जर्मन राइन नामक राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो जालबेरिन है वो कैसी संस्था थी? क्या क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, या पादरी एवं सामंतों की संस्था थी? तो आपको पता होगा कि जो जालबेरिन है वो व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी बच्चों? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था? तो वो था बच्चों, रक्त और लौ की नीति अपनाने वाला जो था वो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आप लोग बताइए, आंसर कीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आपको पता होगा बच्चों की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 यानी कि 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है क्या कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। क्या पूछ रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग बताइए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्या 1820 में हुआ था, 1821 में हुआ था, 1822 में हुआ था, या 1823 में हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो नेपल्स की क्रांति वो कब हुई थी? 1821 यानी कि 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो कहां हुआ था? क्या फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, हंगरी में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था? आपको बताना है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में। तो ये आपको याद रखना है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी कि जो यूनान है उसको स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो आपको पता होगा कि यूनान के लोगों ने क्या किया था? अपने यहां स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और इसमें उसको कब सफलता मिली थी? तो 1832 में मिली थी। और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? यानी कि कार्बोनारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1832, 1815, 1810 या 1831 में किया गया था? तो आपको पता होगा कि जो कार्बोनारी संगठन है इसका स्थापना जो 1810 में किया गया था। कब किया गया था? 1810। और किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे 15 नंबर पूछ रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी बच्चों? आप लोग बताइए नेक्स्ट को ये ऑप्शन देख करके। तो अगर हम बात करें कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी तो 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है क्या कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये तो हमें पता हो गया कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुआ था। लेकिन किन दो देशों के बीच में हुआ था ये आपको बताना है। जैसे एग्जांपल आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि तुर्की रूस के बीच में हुआ था, यूनान पोलैंड के बीच में हुआ था, तुर्की हंगरी के बीच में हुआ था, या हंगरी पोलैंड के बीच में हुआ था? आपको बताना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें आंसर इसका तो क्या करें कि तुर्की और रूस के बीच में क्या हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। कब हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच में हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। और अगर बात करें कि कब हुआ था तो ये 1829 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ
हुआ था। अगर आप चैप्टर बढ़िया से पढ़े हैं तो ये कई क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? अगर हम बात करें सेडोन का युद्ध, क्या प्रसा और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ब्रिटेन या फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, या प्रसा या रूस के बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो सेडोन का युद्ध है वो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था बच्चों? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जब पोलैंड क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था, तो इस विद्रोह को किसने कुचल दिया था बच्चों? क्या रूस ने कुचला, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फ्रांस? तो आपको पता होगा कि पोलैंड का जो विद्रोह था उसको रूस ने क्या कर दिया था? कुचल दिया था। क्या कर दिया था? रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया, क्रश कर दिया और दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहां हुआ था? बताइए, क्या सेडोन में हुआ था, सेडेवा में हुआ था, साइडोन में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो फ्रांस और प्रसा के जो बीच में युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था बच्चों? सेडोन में हुआ था। कहां हुआ था? सेडोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, बोला है क्या कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्या जर्मनी देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, या यूनान का, तुर्की का, या इंग्लैंड का? तो आपको पता होगा कि ये जो यूनान का, अगर हम बात करें, यूनान का जो साहित्य था वो यूरोपीय लोगों के लिए क्या था? एक तरीके से प्रेरणा स्रोत रहा। और अगला हम बात करें, और ये बहुत बड़ा, यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन में भी तुर्की से स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि जो यूरोपियन लोग थे वो यूनान से अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे और उनके साहित्य से अपना इंस्पिरेशन प्राप्त करते थे। इसलिए उन्होंने यूनान के युद्ध में यूरोपीय लोगों ने यूनान वासियों को क्या किया था? सपोर्ट करने का काम किया था, और यूनान को क्या मिला? स्वतंत्रता मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युवा इटली संस्था, बोला है क्या कि युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? युवा इटली, यंग इटली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम बात करें तो यंग इटली बोलते थे। यंग इटली नामक जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको किसने सेटअप किया था? तो वो सेटअप किया था बच्चों, ऑप्शन है मेज़नी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, या बिस्मार्क ने। तो आपको पता होगा कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसने किया था? मेज़नी ने किया था। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए क्या किया था? मेज़नी ने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर 3, तो बोला है क्या कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? अगर हम बात करें कि बिस्मार्क क्या था, क्या कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था? तो क्या था बिस्मार्क? अगर हम बात करें तो बिस्मार्क जो था वो क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था बच्चों? एक कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? अगर हम बात करें सार्डिनिया पिडमोंट, जब क्या हो रहा था? इटली का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो आप देखिएगा, क्या नेपोलियन 3 था, काउंट काबूर था, विक्टर इमैनुअल था, या विलियम प्रथम था? तो आपको पता होगा कि इसका जो अगर बात करें राजा का, शासक का, सार्डिनिया पिडमोंट का, तो वो था बच्चों विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर 25 का, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो है वो शहीद हुए थे, जो गए हुए थे कहां पे? वहां पे यूनानियों को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन है हमसे, क्या पूछ रहा है ऑप्शन में कि लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, या फिर विलियम प्रथम? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड बायरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड बायरन जो है वो कभी इस युद्ध में क्या हो गया? हंगरी की भाषा क्या थी? हमसे पूछ क्या रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या इतालवी थी, मैग्यार थी, पोलिश थी, या फ्रेंच थी? तो आपको पता होगा कि हंगरी लोगों कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे बच्चों? मैग्यार भाषा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? क्या रूस की पराजय हुई, तुर्की की पराजय हुई, यूनान की पराजय हुई, या फ्रांस की पराजय हुई? तो आपको पता होगा कि तुर्की, यूनान पे किसका शासन चल रहा था? तुर्की का शासन चल रहा था। तो तुर्की जो है वो हार जाता है और इससे यूनान क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? अगर हम बात करें मैरियन की, तो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? क्या फ्रांस की, रूस की, इटली की, या जर्मनी की? तो आपको पता होगा कि जो मैरियन है वो फ्रांस देश की क्या थी? ये राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्या बोले हमसे? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? क्या इटली को कहा जाता था, फ्रांस को कहा जाता था, हंगरी को कहा जाता था, या यूनान को कहा जाता था? तो आपको पता होगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें, ऑप्शन है क्या 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में। तो आप आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था। क्या किया गया था बच्चों, एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो कब पास किया गया था, 1688 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, क्या पूछ रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पर किस राजवंश का शासन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, क्या ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो या रोमनो वंश का, ट्यूडर वंश का, स्टुअर्ट वंश का, बुर्बो वंश का या रोमनो वंश का। तो आपको पता होगा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसका था, बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। कौन से वंश का शासन चलता था बच्चों, फ्रांस में 1789 की क्रांति से पहले बुर्बो वंश का। और लुई 16वां जो था उसका क्या था, लास्ट रूलर था 1789 की क्रांति के समय, उसका वहां का राजा कौन था, लुई 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संस्था किस वर्ष लागू की गई थी, 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में। तो आपको पता होगा कि जो नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, हिंदी में बोले नेपोलियन संहिता, तो ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था बच्चों 1804 में। कब किया गया था, 1804 में लागू किया गया था नेपोलियन संहिता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जब जर्मनी का एकीकरण चल रहा था तो जर्मनी की तरफ से बिस्मार्क जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इन्होंने कितने युद्ध किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए, क्या इन्होंने एक युद्ध किया, 2 युद्ध किया, 3 युद्ध किया या 4 युद्ध किया। तो आपको पता होगा कि बिस्मार्क ने क्या किया था, 3 युद्ध किया था। कितना युद्ध किया था बच्चों, जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि वियना कांग्रेस में, क्या पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। कौन सा ऐसा राष्ट्र था जो इस कांग्रेस में क्या था, सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी जो है वो वियना कांग्रेस में क्या था, सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछेगा, वियना कांग्रेस में क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी बच्चों, क्या रूस ने प्रस्तुत किया था, ब्रिटेन ने प्रस्तुत किया था, फ्रांस ने किया था या ऑस्ट्रिया ने किया था। तो आपको पता होगा कि जो पवित्र संघ की योजना है वो रूस ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था बच्चों, रूस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन तो एक बार और हो चुका है कि यंग इटली का जो संस्थापक था वो मेजनी था। कौन था, मेजनी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यंग इटली का जो संस्थापक था वो कौन था बच्चों, मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ये किसने कहा था कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो अगर हम एग्जाम्पल ऑप्शन की बात करें, क्या ऑप्शन में पूछा है, लुई 16वां। ऑप्शन की बात करें तो क्या पूछा है, लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने या नेपोलियन के पापा ने या फिर चार्ल्स दसम ने, किसने कहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स दसम ने जो है वो क्या बोला था कि हम जिस तरीके से अंग्रेजी राजा शासन करे उससे अच्छा कहीं हम लकड़ी काटना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसा का शासक कौन था। हमसे पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसा का शासक कौन था। प्रसा को आज क्या बोलते हैं, आज कौन सा देश है, जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसा को जर्मनी बोलते हैं। तो बोला है क्या कि प्रसा का शासक कौन था, क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन 3 था, विक्टर इमैनुअल था या विलियम प्रथम था। आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, विलियम प्रथम होगा। क्या होगा, विलियम प्रथम जो है वो प्रसा का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों, तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। अगर हम बात करें ट्रांसपेडेन संघ, सिसलेपाइन संघ, राइन संघ या इनमें से किसी नहीं। अगर हम बात करें क्या पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ की स्थापना। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। यानी कि जब यूनान के लोग
तुर्की के अगेंस्ट में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे थे, तो किस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? हमसे ऑप्शन में पूछ रहा है क्या? पहला है कि वियना संधि द्वारा, कुस्तुनुतनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? एड्रियानोपोल की संधि द्वारा जो यूनान है उसको यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। क्या है? एड्रियानोपोल की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो इससे पहले जो यंग इटली नामक संस्था थी उसके बारे में बताया था, तो ये बताया था कि यंग यूरोप की स्थापना जो है वो किसने किया था। ऑप्शन में क्या है? काउंट काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने। तो आपको पता होगा किसकी स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। यंग यूरोप और यंग इटली ये दोनों नामक संस्था जो है वो किसने स्थापित किया था? मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ गुएल्फ आंदोलन, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 44 नंबर, कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो ऑप्शन में हमें क्या दे रहा है? ऑप्शन में हमें दे रहा है कि इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या ब्रिटेन में हुआ था। आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली में हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहां पे हुआ था बच्चों? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक के बारे में बात चल रहा है, तो मेटरनिक कौन था बच्चों बताइए। ऑप्शन में हमें दे रहा है क्या कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या प्रसा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था। कौन था ये? मेटरनिक जो है वो कौन था? तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था बच्चों? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोला है क्या कि कार्बोनारी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है 1810, 1815, 1830 या 1848 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1810 में कार्बोनारी नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद, पूछ रहा है क्या कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज या संवैधानिक राजतंत्र। तो आपको पता होगा कि फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बच्चों? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है क्या कि लाल कुर्ती नामक संगठन, क्या पूछ रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? किस व्यक्ति ने किया था? क्या बिस्मार्क ने किया था, काबूर ने किया था, मेजनी ने किया था या गैरिबाल्डी ने किया था? तो आपको पता होगा कि लाल कुर्ती नामक रेड शर्ट जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है वो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था बच्चों? गैरिबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो कौन सी घटना से हुआ था? ऑप्शन है हमें पूछ रहा है, ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है क्या कि पुनर्जागरण से हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन से हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति के कारण हुआ या फ्रांस की क्रांति से हुआ? तो आपको पता होगा कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इस अवधारणा का जन्म जो है वो पुनर्जागरण से हुआ था। किससे हुआ था? पुनर्जागरण। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में से रेनेसां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनेसां। पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेनेसां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन तो एक बार आई होप हो गया है। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने या गैरिबाल्डी ने? फिर भी इसका आंसर कीजिए, देखते हैं किसने कितने लोग सही हैं। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हुआ? इसका ऑप्शन हमसे पूछ रहा है क्या? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रोसा डेनमार्क का युद्ध या सेडोन का युद्ध? तो आपको पता होगा कि सेडोन के युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण है वो क्या हो सका? पूरा हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 52 नंबर कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फिर से अगर बात करें तो किस संधि द्वारा ये जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो अगर हम बात करें डेनमार्क संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है वो क्या हुआ? पूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक कौन था? क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, या फिर नेपोलियन III था, या विक्टर इमैनुअल था, या विलियम प्रथम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन III। कौन था उस समय फ्रांस का शासक? कौन था? नेपोलियन III, जब जर्मनी और इटली का क्या हो रहा था? एकीकरण हो रहा था। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में, और हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए, इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।